हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं 5 पोस्ट की, जो टीजीटी की पोस्ट हैं। जल्दी हमें हमारी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही रखिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कम मत कीजिए। जितने हो सकता उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स उठाइए और क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितने आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो जितना हो सके उतने क्वेश्चंस लगाइए। कंटेंट जो आपको समझ नहीं आता आप मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं आपका सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और मेरे साथ जुड़िए और अपनी जो तैयारी है उसको और भी बेहतर कीजिए। मेरा कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप DSSS की या KVS की, HTET, CTET, NVS जिस भी तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी के सब्जेक्ट का आपको इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। मेरा कंटेंट बहुत ही अच्छा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं DSSS की या किसी जो हिंदी से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम हो उनकी। क्योंकि ये सिलेबस सभी जगह सेम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम, परंतु कंटेंट जो है वो यही होगा, टॉपिक जो है वो यही होंगे, क्योंकि टॉपिक चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं है कि KVS में जो हिंदी साहित्य का नामकरण है वो अलग हो जाएगा। तो टॉपिक सेम रहेगा, किसी में ज़्यादा पूछा जाता है किसी में कम पूछा जाता है, पर ये जो टॉपिक हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स उतनी ही आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आप जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि आपको पता है ये कंपटीशन जो टेस्ट होते हैं ये स्पीड टेस्ट होते हैं एक तरह से। जिस बच्चे की स्पीड अच्छी होती है वो बच्चा इनमें आसानी से अपना सिलेक्शन ले जाता है। तो आप अपनी स्पीड को भी ठीक रखिए, अच्छा रखिए। तो जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम टू टाइम आता रहे और आपकी तैयारी कंटिन्यूसली अच्छी चलती रही है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ आप साथ के साथ उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। क्योंकि नोट्स जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो एग्ज़ाम की जब आप रिवीजन करते हो उसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आप जितना हो सकता है उतने अपने तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आ जाता है, जब आप अगर वीडियो उठा के वीडियो देखना शुरू करेंगे तो एक वीडियो कम से कम 20 या 25 मिनट्स की होती है, तो वो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। मैं आपको बार बार कहूँगी, अगर आप एग्ज़ाम के पास वीडियोस देखेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो जितना हो सके आप जो मैं आपको करा रही हूँ आप साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और जब आपका एग्ज़ाम आए तो आप उसमें से रिवीजन कीजिए अपनी। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी इस वीडियो को यहाँ स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को आगे करते हैं। कल हमने साहित्य के नामकरण और विभाजन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, जो हमारा काल विभाजन है, जो इन्होंने काल विभाजन किया है जितने भी साहित्यकारों ने, उन काल विभाजन का आधार क्या होता है। तो जो काल विभाजन होता है उसका आधार जो होता है, एक तो कर्ता के आधार पर होता है। कर्ता के आधार पर कैसे होगा? कर्ता के आधार पर ऐसे होगा कि जैसे आपने देखा है, आगे आप पढ़ेंगे भी, जैसे होता है प्रसाद युग। आपने पढ़ा है जैसे प्रसाद युग होता है हमारा, हमारा द्विवेदी युग है, प्रसाद युग है हमारा, द्विवेदी युग है, और है हमारा जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भारतेंदु युग। तो आप ये देख रहे हैं ये जो युग हैं जो आगे हम आधुनिक काल में अपने पढ़ेंगे, जो प्रसाद युग है, द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, ये सब कर्ता के आधार पर बांटे गए हैं। यानी इनमें जो कर्ता है उसके आधार पर ये युग बांटे गए हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट आता है हमारा प्रवृत्ति के आधार पर, हमारा प्रवृत्ति के, ये आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
बाद में आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रवृत्ति के आधार पर क्या होगा, जैसे भक्ति काव्य, यानी उस समय जो भी प्रवृत्ति थी उस समय, यानी जैसे अगर भक्ति की प्रवृत्ति छाई हुई थी तो वो भक्ति काव्य है, संतों का प्रभाव था तो वो संत काव्य है, सूफी थे तो वो क्या बन गया, हमारा सूफी काव्य बन गया। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रवृत्ति के आधार पर भी काल विभाजन हुआ है, कर्ता के आधार पर भी हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर, जो हमारा सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर, सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय काव्य जो होता है हमारा, सांस्कृतिक काव्य होता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय काव्य जो हमारे राष्ट्र के ऊपर लिखा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय काव्य। वो एक होता है हमारा सांस्कृतिक काव्य, यानी जो हमारी संस्कृति होती है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, सांस्कृतिक यहाँ स्पेस नहीं है तो सांस्कृतिक काव्य। जो हमारी जो सामाजिक संस्कृति के आधार पे होता है हमारा राष्ट्रीय काव्य होता है, हमारा सांस्कृतिक काव्य होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक हमारा होता है विकास के आधार पर, जो हमारा विकास होता है, विकास के आधार पर जो हमारा काव्य होता है, विकास के आधार पर जैसे आपका काव्य कौन कौन सा आएगा इसमें, जैसे आपका हो गया आदिकाल, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, आदिकाल आ गया, आपका भक्ति काल आ गया, आपका रीति काल आ गया, आपका आधुनिक काल आ गया। ये जो आपके चारों काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये सब क्या है, ये है विकास के आधार पर। यानी जैसे जैसे हमारा विकास होता गया, हिंदी का विकास होता गया, उस आधार पर हमने इन कालों को विभाजित किया है। अब हम आगे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जान लिया कि काल विभाजन का आधार क्या होता है। अब हम आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे। आगे हमारे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जैसे कल मैंने आप लोगों को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में बताया था, आज हम करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, कि इन्होंने जो हमारे काल थे उनको किस किस नाम से विभाजित किया था, इनका काल विभाजन किस प्रकार का था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आदिकाल, सबसे पहला जो इन्होंने काल था वो आदिकाल दिया। और जो आचार्य हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जो दिया हुआ आदिकाल है ये सर्वमान्य है। जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके सारे के सारे काल जो उन्होंने 4 काल बांटे थे वो चारों सर्वमान्य, परंतु उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था, वीर गाथा काल। उन्होंने आदिकाल को कहा था वीर गाथा काल। लेकिन जो हमारा वीर गाथा काल था उसको ना मान के विद्वानों ने सभी ने जो पहला विभाजन है वो आदिकाल माना है। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का वीर गाथा काल को ना मान के आदिकाल को, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल को माना गया। नेक्स्ट है हमारा भक्ति साहित्य या भक्ति युग। आपको साथ में ये सन भी दिए गए हैं, सन को आप ज़रूर कर लीजिए। और मैंने कल आपको विक्रम संवत और शक संवत में बदलना सिखाया था। ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपसे ईस्वी ही पूछी जाइए, ईस्वी ही पूछी जाएगी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर मैंने ईस्वी में डाला है तो आपसे सिर्फ ईस्वी पूछी जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं। आपसे विक्रम संवत में भी पूछ सकता है वो, और आपसे शक संवत में भी पूछ सकता है। तो आपको शक संवत को विक्रम संवत में और ईस्वी को विक्रम संवत में और ईस्वी को शक संवत में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आप इनको अपने याद करने के लिए जो 1000 ईस्वी है इसको विक्रम संवत में भी लिख लीजिए और शक संवत में भी लिख लीजिए। जिसको अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो वो पहले जाके मेरी कल की वीडियो देखिए, मैंने उसमें ईस्वी का और विक्रम संवत और शक संवत का अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रीति ग्रंथ का युग या प्रेम काव्य। उसके बाद लास्ट आता है हमारा आधुनिक काल। इसकी आरंभ इन्होंने 1850 से माना है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने आधुनिक काल को 1900 से माना है। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने तो 1900 से माना है। हमारे
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1850 से माना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने आधुनिक काल का आरंभ कब से माना है, और या फिर ये पूछ सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कब से माना है। तो आप इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, इसके गुण बताए गए हैं, जो कि जिसके गुण क्या हैं, इसके गुण हम देख इसके गुण देखिए। इसके गुण क्या हैं? गुण हैं इसके, आदिकाल को उसकी प्रवृत्तियों के कारण आदिकाल नाम देकर संपूर्णता का बोध कराया है इन्होंने। और रीतिकाल को केवल प्रेम काव्य कहा, जिसमें श्रृंगार व अलंकार दोनों धाराओं का समावेश है। यानी रीतिकाल को, जो हमारा रीतिकाल है, उसको इन्होंने प्रेम काव्य कहा है। यानी इनका मानना था कि जो रीतिकाल आया था उसमें सिर्फ प्रेम से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित, इनसे संबंधित ही काव्यों की रचना की गई थी। अब हम अपना नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, इन्होंने 3 कालों में विभाजित किया है। इन्होंने 3 कालों में विभाजित किया है। ये 3 काल कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे 3 काल, उत्कृष्ट काल से आधुनिक काल। उसके बाद इन्होंने आगे, ये नहीं आएगा, ये उत्कृष्ट काल और ये विकास काल और आधुनिक काल। उसके बाद आधुनिक काल को इन्होंने आगे कितने भाग में डिवाइड किया? 5 भागों में डिवाइड किया है। ये हमारे गणपति चंद्र गुप्त जी का विभाजन है। इसके बारे में हम चलिए देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आरंभिक काल या उत्कृष्ट काल इन्होंने दिया था, जो कि 1000 ईस्वी से 1375 तक माना जाता है। इसमें अपभ्रंश का योगदान माना था इन्होंने, कि अपभ्रंश भाषा का बहुत ही योगदान था। और इनका आरंभ इन्होंने 1184 तक माना जाता है, कि ये जो हमारा अपभ्रंश का योगदान था, ये 1184 से आरंभ हो चुका था। यहाँ पर देखिए, इन्होंने उत्कृष्ट काल की जो समय सीमा दी है 1184 से 1375 मानी है। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट दिया विकास काल, या इसको आप मध्य युग भी कह सकते हैं। और थर्ड है इनका आधुनिक काल। और आधुनिक काल को इन्होंने आगे 5 भाग में डिवाइड किया है, जिसमें कि हमारे कौन कौन से काल आते हैं, जिसमें जो मैंने अभी आपको बताया था, जो कर्ता के आधार पर विभाजित किए गए थे। यानी हमारा भारतेंदु युग आएगा सबसे पहले, फिर हमारा द्विवेदी युग आएगा, फिर छायावाद आएगा, फिर प्रगतिवाद आएगा, और लास्ट में प्रयोगवाद आएगा। ये जो सभी 5 युग है, आगे की क्लासेस में हम इन सभी युग के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई करेंगे, कि भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि हुए, उनकी क्या क्या रचनाएं थी, पूरा सब कुछ डिटेल में किया जाएगा। द्विवेदी युग को भी, छायावाद को भी, प्रगतिवाद को भी, प्रयोगवाद को भी, सभी को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती हैं। तो आप अपनी तैयारी पहले से ही अच्छी रखिए, ताकि जब वैकेंसी अनाउंस हो तो सिर्फ आपका रिवीजन का ही पार्ट रह जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो हैं, उन्होंने कैसे काल विभाजन किया है? सबसे पहले उन्होंने आदिकाल या वीरकाल नाम दिया। दूसरा उन्होंने किया है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। तीसरा उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल। और चौथा उन्होंने दिया है आधुनिक काल, या इसको गद्य काल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र का। जो डॉक्टर नगेंद्र जी है, उनका काल विभाजन किसके आधार पर था? शती के आधार पर। इन्होंने, जैसे और सभी ने आप देखेंगे ईस्वी या विक्रम संवत का प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने जो अपना काल विभाजन किया है वो शती के आधार पर किया। जैसे इन्होंने आदिकाल को कहा है कि जो आदिकाल था वो 7वीं शती के मध्य से शुरू हुआ और 14वीं शती के मध्य तक रहा। यानी 7वीं शती का मध्य आपका क्या हो जाएगा? 7वीं शती का मध्य हो जाएगा आपका 750, और 14वीं शती का मध्य हो जाएगा आपका 1450। ऐसे ही आप सबको कर लीजिएगा। भक्ति काल जो है, भक्ति काल को उन्होंने 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक माना है। रीति काल को उन्होंने 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक माना है। और जो हमारा आधुनिक काल है उसको उन्होंने 19वीं शती के मध्य से और आज तक यानी अब तक का माना है। और इन्होंने आधुनिक काल जो है उसको आगे 3 भाग में इन्होंने डिवाइड किया है। जो इनके 3 भाग हैं वो ये हैं। सबसे पहले इन्होंने पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल कहा, उसके बाद इन्होंने जागरण काल या द्विवेदी काल कहा, और लास्ट उन्होंने छायावादी
काल दिया। जो छायावाद है उसको उन्होंने आगे दो भागों में और बांटा है, जिसमें या तो एक तो है प्रगति प्रयोग लेखन और एक है नवलेखन काल। ये इनका विभाजन है, ये पूछ लिया जाता है डॉक्टर नगेंद्र का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो काल विभाजन है। काल विभाजन का जो नामों का चयन किया गया वो किस आधार पर किया गया है। पहले तो हमने देखा था कि जो काल विभाजन है वो किस के आधार पर किया गया है। अब यहाँ पर जो काल विभाजन है उनके जो नाम इन्होंने लिए उन नामों का चयन किस आधार पर किया गया है। नामों का चयन, तो नामों का चयन किस आधार पर किया है आप सबसे पहले देखेंगे ऐतिहासिक आधार पर, जिसमें हमारा विक्टोरिया युग, मराठा युग, सल्तनत काल, मुगल काल आदि आते हैं। फिर है शासन के आधार पर, जैसे अकबर का काल, शिवाजी काल, औरंगज़ेब का काल। फिर लोक नायक के आधार पर, यानी उस समय कौन लोक नायक थे, यानी कौन बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जैसे रविंद्र युग, गांधी युग, चेतना युग, अरविंद काल। फिर आते रचनाकार के आधार पर, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद्र युग। और लास्ट इन्होंने क्या विभाजित किया, विकास क्रम के आधार पर, जिसमें हमारे आते हैं जो हमारे हैं आदिकाल, हमारे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, ये सभी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारे डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा जी। जो डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा जी हैं उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया है हिंदी साहित्य को। सबसे पहले आता है इनका संक्रमण काल, जो कि इन्होंने भी शती के आधार पर किया है, 12वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। फिर आता है भक्ति काल, उसके बाद आता है रीति काल, फिर आता है राष्ट्रीय जागरण काल, और लास्ट है इनका 5वां आधुनिकवादी चेतना काल, जो कि 20वीं शती के मध्य से शुरू होके अब तक है। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो आदिकाल की समय जो सीमा है वो नगेंद्र ने 7वीं शती के मध्य से आरंभ माना है। 7वीं शती का मध्य यानी 750, हमने अभी पीछे भी किया था, जो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है डॉक्टर नगेंद्र का। तो उन्होंने जो आदिकाल की समय सीमा जो है कहाँ से स्टार्टिंग माननी है आदिकाल की, 750 ईस्वी से। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहीं पे फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमने यहाँ पे साहित्य के नामकरण और हमारे जो साहित्य का नामकरण हुआ है और जो काल विभाजन हुआ है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाई की है। इसके दो पार्ट्स बने हैं इस टॉपिक के। इसका पहला पार्ट भी आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और उसको भी पढ़िए और उसके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अब हम अपनी कल जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और अब हम शुरू करेंगे अपने काल, जिसमें हम सबसे पहले कौन से काल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा आदिकाल। सबसे पहले हमारा आदिकाल, आदिकाल के बारे में जानेंगे कि आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि आदिकाल किस प्रकार अस्तित्व में आया, क्यों उसका नाम आदिकाल पड़ा, और उसमें कौन कौन से प्रसिद्ध हमारे साहित्यकार इतिहासकार हुए, और आदिकाल जब था उस समय कैसी हमारी परिस्थितियाँ थी। जो परिस्थितियाँ उन पे से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम पूरा डिटेल में आदिकाल को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे मेरी वीडियोस के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जब आप लोग लाइक करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि और भी जो आपके साथी हैं उनकी भी तैयारी और अच्छी होती रहे। और फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जितना हो सके आप क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और ही बेहतर कीजिए। तो हम आज अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं कल। जब तक के लिए धन्यवाद।